नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम एमपीपीएससी के पेपर 3 के इकाई 10 जिसे भूगर्भ शास्त्र के नाम से जोड़ा गया है सिलेबस में, उसे कवर करेंगे नई वीडियोस के माध्यम से। ये सारांश एकेडमी की नई शुरुआत है जिसके अंतर्गत हम पेपर 3 के सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर 3 के इकाई 10 को लेने वाले हैं, जिसके अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र को जोड़ा गया है। अब भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उससे संबंधित किसने प्रश्न आ सकते हैं, सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं भूगर्भ शास्त्र क्या है, भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा या फिर महत्व, सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या पढ़ना होगा हमें इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, फिर पढ़ेंगे पृथ्वी, भूपर्पटी, मेंटल कोर, पृथ्वी से संबंधित स्थल मंडल और जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, शैल यानी कि चट्टानें, चट्टानों की परिभाषा, चट्टानों के प्रकार, आग्नेय, अपसादी एवं कायांतरित चट्टानें, चट्टानों के बाद हम पढ़ेंगे खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन पढ़ेंगे, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है वो देखेंगे, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पहले टॉपिक को ही उठा लेते हैं, भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं उसके महत्व को। तो भूगर्भ शास्त्र क्या है, भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, उसका अर्थ, उसका महत्व जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न हमारे मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं या फिर मेंस के अकॉर्डिंग हमारे आ सकते हैं। तो आपको भी पता है कि 3 मार्कर के जोड़ दिए जाते हैं और 3 मार्कर में 10 शब्दों में इस बार हमें उत्तर देना होगा। तो 10 शब्दों में हमें 3 मार्कर में उत्तर देना है। तो भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं उसके महत्व से कौन से प्रश्न 3 मार्कर में आ सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्र 3 नंबर में दे दिया केवल शब्द, तो हमें इसमें लिखनी पड़ेगी उसकी परिभाषा, उसका अर्थ लिख सकते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक शब्द में केवल उत्तर पूछ लिए जाते हैं। तो मेंस में इस बार 2020 के सिलेबस में क्योंकि 10 शब्द जोड़ दिए गए हैं, तो अधिक संभावना क्या होगी कि एक एक शब्द में आपसे प्री जैसे फैक्ट पूछ लिए जाएंगे और 1 वर्ड में आपको उनका उत्तर देना होगा। तो इसलिए एक प्रश्न आ सकता है कि भूगर्भ शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एक तीसरा प्रश्न आ सकता है कि भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा दीजिए, भूगर्भ शास्त्र का अर्थ बताइए, भूविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे सिलेबस में पहले टॉपिक से आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं 5 मार्कर कौन कौन से आ सकते हैं। तो 5 मार्कर में आ सकता है भूगर्भ शास्त्र का अर्थ एवं उसका महत्व बताइए। दोस्तों 2014 में सिलेबस चेंज हुआ था। अब जब सिलेबस चेंज हुआ था तो पहली बार मेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे पॉइंट जोड़े गए थे वैसे ही प्रश्न पूछ लिए गए थे, यानी कि सीधे सीधे सिलेबस से पॉइंट उठाए और पूछ लिए गए थे। उसी प्रकार से 2020 में भी सिलेबस बदला है और अब 2020 में अगर सिलेबस बदला है तो उसी के हिसाब से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भूगर्भ शास्त्र का अर्थ एवं महत्व बताइए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है कि भूगर्भ शास्त्र का विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न संदर्भ कैसे हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, अभियांत्रिकी परियोजना, सतत कृषि विकास, रोजगार के अवसर आदि के संदर्भ में भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन का बहुत महत्व होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए जिस क्षेत्र में भूगर्भ शास्त्र का महत्व होता है, उस क्षेत्र में प्रश्न दे दिया जाए कि इस संदर्भ में, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में भूगर्भ शास्त्र के महत्व को बताइए, तो ये 5 मार्कर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
11 मार्कर से यहाँ से प्रश्न केवल एक ही आ सकता है, वो है कि भूगर्भ शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए संक्षेप में इसके महत्व को बताइए। तो इन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भूगर्भ शास्त्र के महत्व एवं उसकी परिभाषा और उसके अर्थ को। सबसे पहले जान लेते हैं भूगर्भ शास्त्र के अर्थ को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भूगर्भ शास्त्र के बारे में, तो भूगर्भ शास्त्र जो है 3 शब्दों से बन रहा है, भू और गर्भ और शास्त्र। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, आप सबको पता है। गर्भ का अर्थ होता है पेट, उदर, आंतरिक संरचना, जो भी चीज़ आप मानना चाहें वो हो सकती है, तो गर्भ ये है। और शास्त्र का अर्थ तो आपको पता ही है, अध्ययन करना होता है। तो इस प्रकार से हम हिंदी में देखें तो भूगर्भ शास्त्र 3 शब्दों से बना है, भू, गर्भ और शास्त्र। भू का अर्थ हो गया पृथ्वी, गर्भ का अर्थ हो गया पेट या फिर आंतरिक संरचना, और शास्त्र का अर्थ हो गया अध्ययन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूगर्भ शास्त्र जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो है अंग्रेजी का पर्याय शब्द है भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द बना है जिसका नाम है जियोलॉजी। अंग्रेजी के पर्याय और ग्रीक भाषा से बने शब्द जियोलॉजी का अर्थ है भूगर्भ शास्त्र। जियोलॉजी कहाँ से आया साहब? तो जियोलॉजी जो है 2 शब्दों से बना है, जियो और लॉजी से। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार से 2 शब्दों से बना है, जियो यानी कि पृथ्वी और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो हमें पता चल रहा है कि ऐसा विज्ञान हो सकता है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? भूगर्भ शास्त्र या फिर जियोलॉजी कहलाएगा। नोट करके देख लीजिए कि पता चलता है कि जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1473 में, कब? 1473 में किसने किया है? रिचर्ड डी बरी के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 1473 में रिचर्ड डी बरी के द्वारा किया गया था। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूलिसिस अल्ट्रोबेंडस। क्या नाम था? यूलिसिस अल्ट्रोबेंडस। इन्होंने भूगर्भ शास्त्र का आधुनिक व्यवहार में उपयोग किया था, यानी कि ये शब्द प्रतिपादित तो किसने किया था? रिचर्ड डी बरी ने। लेकिन 1605 में, कब? 1605 में यूलिसिस अल्ट्रोबेंडस ने इस शब्द को व्यावहारिक उपयोग में लाए थे। तो इस प्रकार से 2 शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो हैं रिचर्ड डी बरी और यूलिसिस अल्ट्रोबेंडस। ठीक है, हमने देख लिया भूगर्भ शास्त्र का अर्थ क्या है, भूगर्भ शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब आगे देखते हैं भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा। बहुत सारे वैज्ञानिक भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा देखते हैं। हमने सिंपल सी परिभाषा भी देख ली कि भूगर्भ शास्त्र जो है एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक परिभाषा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर पेपर में आती है तो हम यही परिभाषा लिखकर अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। तो 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रोन्टजिंगर एवं जॉर्डन। कौन थे? ग्रोन्टजिंगर एवं जॉर्डन। इन दोनों ने मिलकर एक परिभाषा दी जिसमें क्या दिया गया कि भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है। किसकी? पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं का, जैसे कि इतिहास, संयोजन, आर्थिक संरचना और उसके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी है, हम जियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं तो पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो पृथ्वी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? सीधी सी बात है, उसके इतिहास का, कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई पृथ्वी, सौरमंडल कहाँ से आया, पृथ्वी के संयोजन का, कि पृथ्वी में कौन कौन सी संरचनाएं हैं, पृथ्वी कैसे बनी है, पृथ्वी में कौन कौन सी चट्टानें कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ तक इसका इतिहास है,
उसकी आंतरिक संरचना कैसी कि भैया किस प्रकार की चट्टानें आंतरिक स्तर पर पाई जाती हैं, आंतरिक स्तर पिघला हुआ है या फिर ठोस अवस्था में है, कौन कौन से तत्व हैं, घनत्व उसका कितना है, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। या फिर पृथ्वी के लक्षणों का अध्ययन किसके अंतर्गत कर सकते हैं, हम भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रोन्टजिंगर और जॉर्डन के द्वारा एक परिभाषा दी गई जिसमें कहा गया कि भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं का, जैसे कि उसके इतिहास का, उसके संयोजन का, उसकी आंतरिक संरचना और उसके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा हो जाती है। इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चंस कवर कर लिए कि भूगर्भ शास्त्र का अर्थ या फिर जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है। 3 नंबर में आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। भूगर्भ शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसके बारे में देखें तो 1473 में रिचर्ड डी बरी के द्वारा किया गया था। भूगर्भ शास्त्र का व्यावहारिक रूप में यूलिसिस एंड्रोवेंडस ने 1605 में उपयोग किया था। ऐसी परिभाषा देखी तो हमने देखी ग्रोन्टजिंगर और जॉर्डन के अनुसार बहुत बड़ी और अच्छी परिभाषा दी गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं भूगर्भ शास्त्र का महत्व। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में भूगर्भ शास्त्र का महत्व हो सकता है, क्योंकि भूगर्भ शास्त्र यानी कि हमारे खुद के ग्रह, हमारी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है। और पृथ्वी पे हम रहते हैं तो सारी की सारी पृथ्वी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से भूगर्भ शास्त्र का भी बहुत क्षेत्रों में महत्व हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्षेत्रों में हमने महत्व लिया है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में हमारा महत्व हो जाता है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं हमारे पृथ्वी पर, और उनका अध्ययन किस प्रकार, उनका दोहन वो कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं, उनके बारे में जानकारी हम भूगर्भ शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं जल संसाधन के संदर्भ में कि कहाँ पर अत्यधिक जल संसाधन है, उनका दोहन एवं उनका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब का अध्ययन हम कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से कैसे कर सकते हैं कि ऊर्जा कहाँ पर उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और उसका संरक्षण एवं दोहन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। अभियांत्रिकी परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास में, दोस्तों अभियांत्रिकी परियोजनाएं यानी कि इंजीनियर्स के माध्यम से जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का या फिर बड़े बड़े निर्माण कार्यों को किया जाता है तो इसे हम अभियांत्रिकी परियोजना के अंतर्गत रखते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत इनका भी महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। रोजगार के विभिन्न सृजनों में कैसे कि भूगर्भ शास्त्र विज्ञानी होते हैं वो अनेक क्षेत्रों में अपने रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है और उस जीवन का किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है, इसके बारे में भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत जान सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं बहुत सारी, तो प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में, क्योंकि हमारे टॉपिक में भी जुड़ गया है आपदा प्रबंधन, प्री के सिलेबस में भी है, तो आपको आपदा प्रबंधन के संदर्भ में भी भूगर्भ शास्त्र का महत्व हो जाता है। सतत कृषि के विकास में भी हम भूगर्भ शास्त्र के महत्व को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में हम भूगर्भ शास्त्र के महत्व को दे सकते हैं। किसी भी एक क्षेत्र में 5 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर 11 मार्कर में तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि भूगर्भ शास्त्र का महत्व बताइए। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भूगर्भ शास्त्र का महत्व। प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में कैसे हो सकता है दोस्तों, आपदा आती है तो सबसे पहले हम उसका पूर्वानुमान करेंगे। पूर्वानुमान तो वर्तमान में करते ही हैं। तो उससे पहले क्या हुआ करता था कि जब द्वितीय पीढ़ी की आपदा प्रबंधन चल रहा था उस टाइम पे क्या करते थे कि केवल आपदा का नियंत्रण, उससे नुकसान होने वाले जितनी भी संभावनाएं होती थी उन्हें कम किया जाता था। अब तो पूर्वानुमान करने लगे हैं, पर फिर भी महत्व किसका है कि आपदा का नियंत्रण और उससे होने वाले नुकसान को किस प्रकार से कम करना है। तो इन सब को कम करने के लिए किसका अध्ययन किया जा सकता है, भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में भूकंप अत्यधिक आते हैं तो भूकंप का पूर्वानुमान कर लिया। अब पूर्वानुमान करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि उस क्षेत्र के जो बिल्डिंग्स हैं या फिर जो इमारतें हैं उनका निर्माण कैसे कर सकते हैं, बहुमंजिला ना बनाएं उन इमारतों को, उन इमारतों की
जो बेस है वो इतना मजबूत बनाए कि भूकंप रोधी हो जाए वो बिल्डिंग। इस प्रकार से हम भूकंप से बचने के उपाय सोच सकते हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण में कोई भी तटीय क्षेत्र हो गया, वहाँ पे सुनामी बाढ़ आ जाती है। कोई भी नदी के किनारे का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो इन सभी क्षेत्रों से निपटने के लिए हम भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का निर्धारण कर लेंगे कि इन क्षेत्रों में, जैसे बिहार के इन क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ आती है, और उन क्षेत्रों का निर्धारण करके उनसे निपटा जा सकता है अच्छे से। निमज्जन क्षेत्रों के निर्धारण, दोस्तों निमज्जन का मतलब होता है धंस जाना। जब कोई भी भूपरपट्टी का भाग क्या होता है, नीचे खाली भाग होने से या फिर बगल के समुद्री क्षेत्र होने की वजह से नीचे धंस जाता है, तो उसे बोलते हैं निमज्जन। अब निमज्जन होगा तो उसके ऊपर, यानी कि ये जो सतह है, सतह नीचे धंस जाएगी। सतह के ऊपर जितने भी लोग बसे हुए थे या फिर जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी, वो पूरी की पूरी धंस जाएंगी। तो धंस जाएंगी तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से बचने के लिए निमज्जन क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सकता है। भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कहाँ पर निर्माण किया जाए, कहाँ पर निर्माण नहीं किया जाए, ताकि जनधन की हानि से बचा जा सके। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जल संसाधनों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जल संसाधन, दोस्तों जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो जल के संसाधन कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं, इसका अन्वेषण करना, उनका संरक्षण करना और उनका उपयोगिता या फिर उचित तरीके से उनका दोहन करना, इन सब का अध्ययन भी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नवीन बांध का अगर निर्माण कर रहे हैं तो बांध किस प्रकार से बनाया जाए और किस क्षेत्र में बनाया जाए, इसका निर्धारण भी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है। नवीन जलाशय का निर्माण करना हो तो भी किया जा सकता है। जल दोहन के पूर्व कितनी भी परिस्थितियां हैं, जैसे कि कहीं पर बोरवेल या ट्यूबवेल लगाया, वहाँ पर पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत इस सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखा जाए तो ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में कैसे, कि ऊर्जा हमारे उद्योगों की या फिर विभिन्न क्षेत्रों की जननी कही जाती है। क्यों कही जाती है? कि ऊर्जा के बिना हमारा जीवन आजकल अधूरा हो गया है। हर क्षेत्र में हमें ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होने के कारण भूगर्भ शास्त्र का महत्व ही हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा के जो गैर नवीनीकरणीय या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनको खोजने के लिए और उनके दोहन करने के लिए हमें भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करना होता है। क्योंकि जो ऊर्जा संसाधन हैं, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, वो कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भीतर मिलते हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भीतर मिलते हैं तो उनको खोजने के लिए भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि कोयले क्षेत्र हो गए, पेट्रोलियम क्षेत्र हो गए, रेडियो सक्रिय पदार्थ हो गए जैसे कि यूरेनियम, थोरियम आदि के बारे में, या फिर भूतापीय ऊर्जा हो गई, या फिर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। किसी का भी अध्ययन करना हो तो किसके अंतर्गत करेंगे? ऊर्जा संसाधनों के भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हो जाता है अभियांत्रिकी परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास में, कि अभियांत्रिकी परियोजनाएं मैंने शुरुआत में बताई थी, ऐसी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत इंजीनियर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का या फिर बड़े बड़े बांधों का या फिर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भूगर्भ शास्त्र के क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? दोस्तों, किसी भी इंजीनियर ने एक परियोजना बना ली, बोले कि इस क्षेत्र में हमें क्या करना है? बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारत बनानी है। अब ये इमारत बना ली पर इसका बेस जो है वो कमज़ोर रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र था वो कैसा क्षेत्र था? निमज्जन क्षेत्र था। बड़ी बिल्डिंग बनाई और क्षेत्र क्या हो गया? धंस गया। तो इस प्रकार से हमारी अभियांत्रिकी परियोजना कैसी हो गई? विफल हो गई। तो इस परियोजना को विफल होने से बचाने के लिए हम भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करेंगे और जो क्षेत्र है नीचे का उसे देख लेंगे कि यहाँ पर निर्माण कार्य करना संभव है कि नहीं है, यहाँ पर बांध बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर जलाशय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इस पहाड़ के अंदर से सुरंग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, रेलवे और सड़क पुल का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन कर लेंगे तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि हम विकास कार्यों को भी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे पा रहे हैं। तो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत इसी का महत्व हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास में। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में यहाँ पर हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में और उसके क्रमिक विकास के संदर्भ में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, इसका अध्ययन भी हम भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत कैसे अध्ययन करते हैं, तो भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा होती है जिसे बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान। तो भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है जिसका नाम है जीवाश्म विज्ञान। और जीवाश्मों के पता करने से कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, उनकी आयु कितनी है, उनकी संरचना कैसी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और इन सब चीज़ों का अध्ययन करने से हमें पता चलेगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कितना पुराना जीवन यहाँ पे हो गया है और पृथ्वी पर जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो इन सभी प्रमाणों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा? जीवाश्म विज्ञान के। और ये जीवाश्म विज्ञान किसके अंतर्गत आती है? भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत आती है, ये देख लेंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और उसके क्रमिक विकास में भी भूगर्भ शास्त्र का महत्व हो जाता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति एवं उसके संदर्भ में भी हो जाता है। कैसे? कि भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत भूभाग पट्टी पर जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं उनका अन्वेषण किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका दोहन किया जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा। जैसे कि निर्माण सामग्री हो गई। निर्माण सामग्री के अंतर्गत कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे कोई भी बलुआ पत्थर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, या फिर कोई भी अलग सामग्री हो गई, जिससे क्या हो जाएगा भैया? ग्रेनाइट हो जाएगा, जिससे सड़कों का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, इन सब चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। इन सब के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम? तो इन सब के बारे में भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। कोई भी धातु हो गई, जैसे कि लोहा, तांबा आदि खनिजों की प्राप्ति के बारे में अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। रत्न प्राप्ति के लिए, रत्न प्राप्ति कैसे? कि हीरा हो गया, पन्ना हो गया, माणिक्य हो गए, मून स्टोन हो गए और बहुत सारे ऐसे रत्न हो गए जो क्या होते हैं? आभूषण या फिर सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं, भूगर्भ के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जा सकता है, या फिर इनकी प्राप्ति कैसे की जाए, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। औषधियों की प्राप्ति किस प्रकार की जाए? जैसे कि औषधियाँ बहुत सारी होती हैं जो भूगर्भ के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, जैसे कि लौह की भस्म हो गई, सोने की भस्म, स्वर्ण भस्म हो गई। इनका औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। तो औषधियों की प्राप्ति के लिए भी भूगर्भ शास्त्र का महत्व हो जाता है। अगला देखा जाए तो सतत कृषि विकास में भी भूगर्भ शास्त्र का महत्व हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि कृषकों को जमीन की जानकारी कैसी? कि उनकी मिट्टी किस प्रकार से बनी हुई है, उसकी आधार सेल क्या है। आधार सेल कैसे? जैसे कि कहीं पर काली मिट्टी है, काली मिट्टी की आधार सेल क्या होती है दोस्तों? काली मिट्टी की आधार सेल क्या होती है? बॉक्साइट होती है। क्या होती है? बॉक्साइट होती है। अब बॉक्साइट होती है तो बॉक्साइट चट्टानें जो हैं वो क्या होती हैं? काली मिट्टी का निर्माण करती हैं, जिसमें क्या होती है? लोहे की प्रचुरता अधिक होती है। लोहे की प्रचुरता अधिक होती है, इसके कारण इसका रंग जो है काला होता है। और काला होने पर पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलों का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। मृदा की संरचना कैसी है? जैसा कि मान लो ककरीली मृदा है, चिकनी मृदा है, दोमट मृदा है या अन्य प्रकार की मृदा है। इसके बारे में जानकारी कौन देगा भैया? तो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत जब अध्ययन करेंगे तभी तो कृषकों को जानकारी दे पाएंगे और उत्पादन संभव हो पाएगा। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी, प्राथमिक क्षेत्रों का उत्पादन अधिक हो पाएगा। जल प्रबंधन के लिए कैसे? कि कुशल सिंचाई प्रणाली हो हमारे यहाँ पे, किस जगह पर जल अत्यधिक मात्रा में है उस पर किस प्रकार की कृषि की जानी चाहिए। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में मान लीजिए हम अत्यधिक मात्रा में ऐसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं जो कि अत्यधिक मात्रा में जल का दोहन करती हैं, जैसे कि धान की फसल हो गई। तो उत्पादन तो होगा लेकिन सीमित मात्रा में होगा।
वहीं अपन शुष्क कृषि अगर करना प्रारंभ कर दें तो शुष्क कृषि से क्या होगा कि उत्पादन भी अत्यधिक होगा और सभी क्षेत्रों में वितरण भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो कुशल सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन करना हो तो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। वर्षा जल का संरक्षण करना हो तो वो भी किसके अंतर्गत करेंगे, भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र के का निर्धारण। कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी विशेष फसल को उत्पादित करने के लिए उचित भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है तो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष फसल के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कितने हैं तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारण करने से क्या होगा, कृषि का विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। इन सब का अध्ययन भी किसके अंतर्गत करेंगे, भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। वहीं देखते हैं रोजगार के अवसरों के सृजन में। दोस्तों बहुत सारे सेक्टर ऐसे जुड़ने लगे हैं हमारे जीवन में जिनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जब अगर अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके अगर स्टडी करके उनके बारे में जानेंगे तो उनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे और रोजगारों का सृजन हो पाएगा। क्योंकि विभिन्न उद्योगों में जैसे कि खनन और उससे संबंधित जितने उद्योग है वहाँ पर ऐसे कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी तो रोजगारों का अवसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिविल अभियांत्रिकी विभागों में जैसे कि जितने भी सिविल इंजीनियर हैं उनको भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है ताकि वो क्या है, निर्माण कार्य अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो इस प्रकार से सिविल इंजीनियरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भू तकनीकी के परामर्श कंपनियों में जैसे भू तकनीक क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की चट्टानें हैं और यहाँ पर कैसा निर्माण किया जा सकता है, क्या निर्माण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में कंपनियाँ होती हैं वो परामर्श देती हैं। तो परामर्श के लिए विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी पड़ेगी तो मानव संसाधन यहाँ पर भी उपयोगी हो जाता है। राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजनाओं में जैसे कहीं भी क्षेत्र में बांध बनाया तो बांध बनाने के बाद उस जल की भी आपूर्ति होगी। दूसरी बात है विद्युत भी बनाई जाएगी। तो विद्युत कितनी बनाई जा सकती है यहाँ पर और कैसे बनाई जा सकती है, इसका उपयोग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन सब का अध्ययन भी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये परियोजनाओं को बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिक चाहिए या फिर कुछ भूगर्भ शास्त्री चाहिए। तो ये रोजगार भी सृजन हो जाएगा यहाँ पे। पेट्रोलियम उद्योग में कि कहाँ पर पेट्रोलियम है उसका उत्खनन किस प्रकार से किया जाए या फिर पर्यावरण के परामर्श में भी किसका महत्व हो जाता है, भूगर्भ शास्त्र का महत्व हो सकता है। तो इस प्रकार से डिटेल में धीरे धीरे अपन ने सारी चीज़ों को देख लिया है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको, रिवाइज हो जाएगा कि भूगर्भ शास्त्र प्रश्न कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। भूगर्भ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिर भूगर्भ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है वो आ सकता है। भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा आ सकती है। भूगर्भ शास्त्र का अर्थ एवं महत्व आ सकता है। भूगर्भ शास्त्र के संदर्भ में विभिन्न महत्व आ सकते हैं कि किस क्षेत्र में इसका महत्व अत्यधिक है। भूगर्भ शास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषा आ सकती है और उसके संदर्भ में महत्व आ सकते हैं। हमने अर्थ देखा इसका कि भूगर्भ शास्त्र का अर्थ क्या है। जियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड डी बरी के द्वारा किया गया था, ये देखा हमने। फिर उसके बाद इसकी परिभाषा जो कि ग्रोटजिंगर और जॉर्डन के द्वारा दी गई थी वो देखी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ शास्त्र का महत्व, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में, जल संसाधनों के संदर्भ में, ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में, अभियांत्रिकी परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास में, रोजगारों के सृजन में, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास के क्रमिक संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में और सतत कृषि विकास में। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ शास्त्र के महत्व को देखा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।